हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का ज्योग्राफी भूगोल और इसका अंतिम अध्याय, इसका पहला कंटेंट आप लोग देख चुके हैं। हम उसमें देख चुके हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी है और जनसंख्या निकालते कैसे हैं। हर 10 साल में जनगणना होती है जिसके आधार पर हमको पता चलता है कि किसी देश की जनसंख्या यानी हमारे देश की जनसंख्या कितनी है। और जनगणना जब होती है तो पूरे प्रदेशों के आंकड़े आते हैं और फिर ये देखा जाता है कि किस प्रदेश में ज़्यादा घनी जनसंख्या है, किस प्रदेश में जनसंख्या कम घनी है। और फिर ये निकाला जाता है कि जनसंख्या ज़्यादा घनी अगर यहाँ पर है तो क्यों है। इसलिए है क्योंकि वहाँ पर मनुष्य के जीवन के लिए सकारात्मक परिस्थितियां मौजूद होती हैं। जैसे भारत के उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश गंगा जमुना का दोआब है, बहुत विशाल मैदान है, वहाँ पर खेती के लिए पर्याप्त संभावनाएं हैं, इसलिए वहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ये तमाम चीज़ें हमने पिछले कंटेंट में देखी। अब हम इस कंटेंट में देखेंगे कि जनसंख्या में वृद्धि कैसे होती है, वृद्धि कैसे होती है और ये जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया कैसे होती है। जनसंख्या वृद्धि के लिए हम प्रति 10 वर्ष में आंकड़े निकालते हैं कि पिछले 10 साल पहले यानी जैसे 2011 में भारत की जनसंख्या 121 करोड़ थी। अब 2021 में जनगणना होना थी लेकिन कोविड महामारी के कारण नहीं हो पाई, इसलिए जब भी 2021 या 22 में भारत की जनसंख्या नापी जाएगी, भारत की जनगणना की जाएगी, तब भारत की जनसंख्या आ जाएगी। तब दोनों जनसंख्याओं के आंकड़ों में जो अंतर आएगा वह क्या अंतर आता है, इन तमाम चीज़ों को हम जानेंगे और समझेंगे। तो चलिए आज के इस कंटेंट में हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्या है और इसके परिवर्तन की जो प्रक्रिया है वह कैसे होती है। चलिए हम जानते हैं और समझते हैं। कक्षा 9 का ज्योग्राफी का अंतिम अध्याय जनसंख्या, जिसका भाग 1 हम पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने जनसंख्या का आकार और वितरण देखा था। आज भाग 2 में हम जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया को समझेंगे। यहाँ पर देखते हैं कि जनसंख्या वृद्धि एवं परिवर्तन की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो जनसंख्या निश्चित रूप से एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। निरंतर या तो बढ़ेगी या कम होगी, स्थायी नहीं रह सकती। अब इस प्रक्रिया को प्रभावित कैसे हो, अर्थात आबादी की जो संख्या है वह कम या ज़्यादा होगी। वितरण, जैसा कि हमने बताया कि कहीं पर जनसंख्या क्षेत्र विशेष में अधिक होगी, किसी क्षेत्र विशेष में कम होगी और घनत्व में लगातार परिवर्तन होता है। और इस परिवर्तन की जो प्रक्रिया होती है वह किन चीज़ों पर निर्भर होती है, कौन से प्रभाव है, कौन से कारक हैं जो इस जनसंख्या की परिवर्तन की प्रक्रिया पर प्रभाव डालते हैं। तो इनमें सबसे पहले जन्म, मृत्यु और प्रवास, यानी जनसंख्या कब बढ़ेगी, जब किसी व्यक्ति का जन्म होगा, जनसंख्या कब घटेगी, जब किसी की मृत्यु होगी, और जनसंख्या के वितरण में अंतर कैसे आएगा, परिवर्तन कैसे आएगा, जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह के लिए प्रवास करेगा, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम जनसंख्या वृद्धि की बात करते हैं कि जनसंख्या वृद्धि आखिर कहते किसे हैं। तो आपको बता दें कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वह किसी समय अंतराल में, विशेष समय अंतराल में जब देखा जाए, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या किसी राज्य के निवासियों की संख्या में क्या परिवर्तन आया, वह कहलाता है जनसंख्या वृद्धि। इस जनसंख्या वृद्धि में जो परिवर्तन है उसको 2 प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है। उनमें से पहला प्रकार है सापेक्ष वृद्धि। सापेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ, यही सापेक्ष वृद्धि को ही जनसंख्या वृद्धि से भी परिभाषित करते हैं। किसी विशेष समय अंतराल, जैसे 10 वर्षों के भीतर भारत के किसी देश के या किसी राज्य के निवासियों में जो संख्या में परिवर्तन होता है उसको जनसंख्या वृद्धि कहते हैं और इसी को कहा जाता है सापेक्ष वृद्धि। इसका दूसरा कारक होता है वार्षिक वृद्धि, यानी 10 वर्षों में जो जनसंख्या में परिवर्तन हुआ वह कहलाया सापेक्ष वृद्धि। लेकिन जब यह वृद्धि प्रतिवर्ष नापी जाए, हम देखें कि प्रतिवर्ष जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, तो इसको बोलते हैं वार्षिक वृद्धि। और जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया में एक तीसरा तत्व भी होता है निरपेक्ष वृद्धि। चलिए
सापेक्ष वृद्धि को आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया। एग्जाम में पूछा जाता है कि सापेक्ष वृद्धि किसे कहते हैं, तो प्रत्येक 10 वर्ष में या किसी विशेष समय अंतराल में किसी देश की निवासियों की संख्या में जो परिवर्तन आता है उसको हम सापेक्ष वृद्धि कहते हैं। और यदि यह परिवर्तन सकारात्मक आता है यानी जनसंख्या बढ़ती है तो वह जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। इसके बाद हम देखते हैं निरपेक्ष वृद्धि। निरपेक्ष वृद्धि क्या होता है? कुल जनसंख्या वृद्धि का परिमाण होता है एक दशक में। जैसे यदि किसी देश की जनसंख्या पहले 2001 में मान लो x थी और इसके बाद 2011 में वह जनसंख्या y हो गई, तो अब हम y में से x को घटा देंगे तो जो जनसंख्या प्राप्त होगी, जो अंतर प्राप्त होगा, उसको हम बोलेंगे निरपेक्ष वृद्धि। यानी 2 दशकों की जनसंख्या के अंतर को निरपेक्ष वृद्धि कहते हैं। अब बात आती है वार्षिक वृद्धि दर की, जो कि दूसरा महत्वपूर्ण कारक है जनसंख्या वृद्धि का। इसमें क्या देखते हैं हम? इसके अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी ये देखते हैं। जैसे मान लो प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर से किसी देश की जनसंख्या बढ़ रही है, इसका मतलब वहाँ की जनसंख्या में प्रति 100 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति हर साल बढ़ रहे हैं। इसको प्रतिवर्ष होने वाला प्रतिशत परिवर्तन भी कहते हैं और सामान्य शब्दों में इसको वार्षिक वृद्धि दर कहा जाता है। अब आपको सापेक्ष वृद्धि, निरपेक्ष वृद्धि और वार्षिक वृद्धि दर तीनों समझ में आ गया होगा। सापेक्ष वृद्धि प्रति 10 वर्ष में जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन, निरपेक्ष वृद्धि प्रति 10 वर्षों की जनसंख्या का अंतर, वार्षिक वृद्धि प्रति वर्ष जनसंख्या में होने वाला परिवर्तन या होने वाली वृद्धि। ये तीनों चीज आपकी समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे देखते हैं कि जनसंख्या की तीव्र वृद्धि दर की व्याख्या करते हैं भारत देश के संदर्भ में। भारत की आबादी सन 1951 में कितनी थी? सन 1951 में जिस देश की जनसंख्या, भारत देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी और 2011 में यह जनसंख्या 121 करोड़ हो गई। यानी यहाँ पर हम देखें कि ये आंकड़ा 1951 में वृद्धि दर 1.25%, 1961 में 1.96%, 1971 में 2.2%, 1981 में 2.22%, यानी लगातार वृद्धि दर्ज की जा रही है। 1951 से 1981 तक वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी, लेकिन 1981 से इसमें कमी होने लगी। यहाँ पर 22 था, 2.22। 1991 की जनगणना में वृद्धि दर 2.14 रह गया, 2001 में 1.92 रह गया और 2011 में 1.64 पर आ गई ये वृद्धि दर। यानी लगातार जन्म दर में कमी आ रही है। लेकिन इसके बावजूद भी हम देखते हैं कि 1990 में हमारी जनगणना के अनुसार जनसंख्या कितनी थी? वह थी कितनी? 84 करोड़। 2001 में कितनी हो गई? 102 करोड़ और 121 करोड़ 2011 में। जन्म दर में, वार्षिक वृद्धि दर में कमी हो रही है, इसके बावजूद भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। आखिर ऐसा क्यों होता होगा? इतनी बड़ी वार्षिक वृद्धि इससे पहले कभी नहीं हुई। कुल वृद्धि जो थी वह 18 करोड़ की हुई। यानी यहां पर देखते हैं हम, यहां पर वृद्धि दर, भले यहां पर वार्षिक वृद्धि दर अधिक थी, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि 42 करोड़ से 78, 78 से 108, 135, 163, 182, लगातार जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जबकि हम देख रहे हैं कि वार्षिक वृद्धि दर कम हो रही है। ऐसा क्यों? इस पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर दिमाग में एक सवाल आता है कि सन 1951 से 1981 तक देश की जनसंख्या लगातार बढ़ रही थी और 1981 से जनसंख्या का वृद्धि दर जो है वह कम हो गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। तो आपको इस तरह से समझ लीजिए, 100 रुपये पर यदि 2% ब्याज लगता है तो आपको कितने रुपए मिलेंगे? 2 रुपये। यानी एक साल में हम ये कहें कि 100 रुपये पर आपको 2% वार्षिक ब्याज की दर से राशि दी जाएगी तो 100 रुपये पे आपको 2 रुपये मिलेंगे। लेकिन यदि आपका मूलधन 100 रुपये नहीं है, वह मूलधन आपका 100 करोड़ है, तो आपको 2% ब्याज की दर से कितना रिटर्न मिलेगा? डेफिनेटली 2 रुपये तो नहीं मिलेगा। तब कितना मिलेगा?
तब वो रिटर्न 2 करोड़ के आसपास होगा। यानी जितनी ज़्यादा संख्या होगी उसका रिटर्न उतना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा मूलधन होगा उतना परसेंटेज पर उतना रिटर्न ज़्यादा होगा। तो 2001 में जनसंख्या कितनी थी? 102 करोड़ के आसपास, और अब इसमें वृद्धि दर कितनी हो गई? 1.64%। यानी वृद्धि दर कम हुई, लेकिन चूंकि जनसंख्या का जो मूल आंकड़ा था 2001 का वही अपने आप में बड़ा था, तो उसमें अगर थोड़ी सी भी वृद्धि दर्ज होती है तो उसके रिफ्लेक्शन में जनसंख्या का जो आकार है वह बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि जब आकार अपने आप में बहुत बड़ा हो तब वृद्धि दर भले कम हो लेकिन संख्या बढ़ जाती है। यह चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब लेकिन संख्या तो बढ़ रही है, और जब इतनी बड़ी संख्या बढ़ती है तो जनसंख्या जो है किसी भी संसाधन पर दबाव डालने के लिए पर्याप्त है। सारी नीतियां, सारी व्यवस्थाएं, सारे संसाधन गड़बड़ा जाते हैं। और आपको बता दूं कि जन्म दर में कमी, मृत्यु दर में नियंत्रण, ये सारी चीज़ों के बावजूद वार्षिक वृद्धि दर भी लगभग मेंटेन कर रहा है भारत। इसके बावजूद भी, सफलता अर्जित करने के बावजूद भी जनसंख्या इसी गति से बढ़ती रही तो सन 2045 तक हम विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाले देश चीन को पीछे छोड़कर जनसंख्या की दृष्टि से नंबर 1 हो जाएंगे। तो चलिए जनसंख्या की इस वृद्धि या परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक जन्म दर, मृत्यु दर, प्रवास, इन सभी चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जनसंख्या वृद्धि और परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसके 3 प्रमुख कारक हैं, 3 प्रमुख प्रक्रियाएं हैं जिससे जनसंख्या का परिवर्तन प्रभावित होता है। एक है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु दर, और तीसरा महत्वपूर्ण कारक है प्रवास। ये जनसंख्या की वृद्धि या कमी को तो प्रभावित नहीं करता, लेकिन ये वितरण को प्रभावित करता है। जन्म दर और मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। जन्म दर किसे कहते हैं? एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मतलब एक साल में, एक वर्ष में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं उनमें से कितने बच्चे जीवित रह गए, वे जीवित बच्चे कहलाते हैं जन्म दर। यह वृद्धि का एक प्रमुख घटक है जनसंख्या वृद्धि का। क्यों? क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर ज़्यादा होती है और मृत्यु दर कम होती है। अब मृत्यु दर किसे कहेंगे? तो डेफिनेटली जन्म दर का उल्टा, प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चे कहलाते हैं। जीवित बच्चों का रेशो कहलाता है जन्म दर। तो प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों में से मरने वालों की संख्या कहलाएगी मृत्यु दर। यानी जैसे 1000 लोग हैं, एक साल में यदि 800 जन्म लेते हैं, जीवित बचते हैं, तो ये कहलाएगा जन्म दर, और 200 यदि मर जाते हैं तो यह कहलाएगी मृत्यु दर। मृत्यु दर में तेजी से गिरावट आ रही है, उसका कारण है भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में बेहतरी, और इस वजह से भारत की जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। तो जनसंख्या की इस वृद्धि को प्रभावित करने वाले 2 प्रमुख तत्व, जन्म दर और मृत्यु दर। 1951 से 1981 तक जनसंख्या बढ़ रही थी। क्यों? क्योंकि जन्म दर ज़्यादा थी और मृत्यु दर भी ज़्यादा थी, बैलेंस था, लेकिन मृत्यु की तुलना में जन्म दर ज़्यादा थी। 1981 के बाद में यह परिवर्तन आया। क्यों आया? क्योंकि सरकारी नीतियों के परिणाम स्वरूप जन्म दर में कमी आई। मृत्यु दर में बढ़ोतरी नहीं हुई, लेकिन जन्म दर में कमी आई। इससे भारत में जनसंख्या की जो बढ़ने की गति थी वो अपेक्षाकृत थम गई। तो जनसंख्या की जो वृद्धि दर थी, वार्षिक वृद्धि दर थी, उसमें इस तरह की कमी आई। ये जो पैटर्न चल रहा है कि 81 के बाद 91 के बाद 1 के बाद 2011, ये जो कमी आ रही है, इसका क्या कारण हो सकता है? डेफिनेटली इसका कारण है हमारी जागरूकता और हमारी सरकारों के द्वारा इस दिशा में काम किया जाना। चलिए, जनसंख्या वृद्धि का जो तीसरा कारक है, जो जनसंख्या वृद्धि को तो प्रभावित नहीं करता, लेकिन जनसंख्या के वितरण को यानी जनसंख्या के परिवर्तन को प्रभावित करता है, उसको हम देखते हैं प्रवास के रूप में। चलिए जानते हैं। जनसंख्या वृद्धि अर्थात वितरण का जो तीसरा घटक है वह है प्रवास। जब लोग एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं हम प्रवास। प्रवास 2 तरह के हो सकते हैं, एक आंतरिक प्रवास,
यानी देश के भीतर, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय प्रवास यानी दो देशों के बीच। आंतरिक प्रवास यानी जैसे मध्य प्रदेश का कोई व्यक्ति महाराष्ट्र चला जाए, है ना, या गुजरात चला जाए या राजस्थान चला जाए, तो ये कहलाता है आंतरिक प्रवास। इससे जनसंख्या के आकार में तो कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जैसे हम देखते हैं कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के मुंबई जैसे क्षेत्र में या सूरत, अहमदाबाद, गुजरात में, यहाँ पर, या नीचे हम जाते हैं तो बेंगलोर में, सारे भारत के लोग वहाँ पर जाकर अपना काम तलाशते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो ज़्यादा हो जाता है, जबकि जहाँ से वे आते हैं वहाँ पर जनघनत्व तो कम हो जाता है। तो इस तरह से आंतरिक प्रवास देश की जनसंख्या में आकार में तो परिवर्तन नहीं लाता, लेकिन जनघनत्व को प्रभावित करता है, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या के वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने में प्रवास की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत में अधिकतर प्रवास क्या होता है, ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र में अपकर्षण होता है, पुश होता है, यहाँ से लोगों को बाहर जाना होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी जैसी प्रतिकूल अवस्थाएं हैं। इस वजह से यहाँ पर अपकर्षण कारक प्रभावी होता है, जो शहरों में, नगरों में अभिकर्षण प्रभाव चलता है, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं और एक अच्छा जीवन होता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों का पुश और शहरी क्षेत्रों का पुल प्रवास को अत्यधिक प्रभावित करता है। प्रवास, आंतरिक प्रवास हो या बाह्य प्रवास हो, प्रवास निश्चित रूप से जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। और जनसंख्या के परिवर्तन की इस प्रक्रिया में बहुत सारी चीज़ें देखने को आती हैं, जैसे ग्रामीण जनसंख्या में कमी और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि। कई बार हम देखते हैं कि जो प्रवास होता है वह पहले पुरुषों के रूप में होता है, फिर महिलाएं भी जाती हैं, बच्चे भी जाते हैं। इस तरह से एक पूरी संरचना जनसंख्या की शिफ्ट होती जाती है और इसका दबाव शहरों पर बढ़ता जाता है। और इसका परिणाम भी देखने को मिलता है कि 1951 में जो शहरी जनसंख्या थी वह लगभग 17-18% के बीच में थी, वह आगे चलकर 31% के आसपास पहुंच जाती है। तो डेफिनेटली आंतरिक प्रवास से ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में भी अंतर आता है, साथ में वितरण भी प्रभावित होता है। वितरण की जब मैं बात करता हूं तो आप समझिए जनसंख्या घनत्व की भी बात हो रही है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र से जनसंख्या निकलकर शहरी क्षेत्रों की ओर जा रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जनघनत्व कम हो जाएगा, शहरी क्षेत्रों में जहां रोजगार अधिक है वहां पर घनत्व बढ़ जाएगा। जब घनत्व बढ़ेगा तो संसाधनों पर दबाव भी बढ़ेगा। और ये प्रवास का ही नतीजा है कि भारत में जो बड़े शहर थे उनकी संख्या जहां 35 थी, आज बढ़कर 53 और उससे भी ज़्यादा हो गई है। तो चलिए, इस प्रकार आपने जनसंख्या में वृद्धि और जनसंख्या के परिवर्तन की प्रक्रिया को समझा। तो जनसंख्या की वृद्धि को प्रभावित करने वाले दो ही कारक, जन्म दर और मृत्यु दर। जन्म दर किसे कहते हैं, मृत्यु दर किसे कहते हैं, एक एक नंबर का सवाल आ जाएगा। आंतरिक प्रवास और बाह्य प्रवास, ये तीन चीज़ों को यदि आपने समझ लिया तो यह टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए ठीक है, आप लोगों ने इस टॉपिक को बहुत अच्छे से जाना और समझा। मैं चलता हूँ अगले कंटेंट के लिए, तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।